Assalamualaikum. So today we will be starting with October November 2024 पेपर वन वेरिएंट थ्री। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर वन वेरिएंट थ्री से। इसको स्टार्ट करते हैं, आ जाए। अब आप सुनिएगा मेरी बात सुकून से। फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग द ग्लोबल मार्केट फॉर गोल्ड? व्हाट इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग द ग्लोबल मार्केट फॉर गोल्ड? ये बोल रहा है भाई, गोल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। सवाल क्या कह रहा है कि गोल्ड की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। मेरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, याद है? कंज्यूमर वांट्स फॉर गोल्ड आर लिमिटेड। बेटा, वांट्स लिमिटेड नहीं होती, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। गोल्ड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, यस, गोल्ड इज अ लिमिटेड रिसोर्स। हर रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है ना? सही है, ऐसा ही है भाई। गोल्ड को पहले माइन करा जाता है, गोल्ड एक नेचुरल रिसोर्स है। सही है, तो आंसर बी बनता है। ओनली गवर्नमेंट्स कैन सेल गोल्ड? नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर भी बेच सकता है। आपने देखा है ना, ज्वेलरी वाले बेचते हैं। देर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड? नो, देर इज नॉट अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड। अगर अनलिमिटेड सप्लाई होती तो सरप्लस होता, और सरप्लस होता तो प्राइस कम होती। गोल्ड तो महंगा है। और सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कॉज, वजह क्या है। तो भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो सिंपल है, वन का बी बनता है। ठीक है, टू। The management of an airline decided to replace its aeroplane with more technologically advanced aircraft. मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है कि एयरलाइन मैनेजमेंट ने कि वो अपने एरोप्लेन्स को रिप्लेस करेगी विद मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। एट द सेम टाइम कंपनी रीट्रेन्ड इट्स पायलट्स। भाई, एक तो इसने अपने एयरक्राफ्ट को इम्प्रूव करा, दूसरा अपने इसने पायलट्स को ट्रेनिंग दी है। विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैज द एयरलाइन इम्प्रूव्ड? बेटा, टेक्नोलॉजी मतलब कैपिटल, और एयरलाइन और लेबर, लेबर को ट्रेन करा है मतलब पायलट। सही है, लेबर इज पायलट और एयरक्राफ्ट इज कैपिटल। तो आंसर ए बनता है। बाकी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आई गेस इट्स क्वाइट क्लियर दिस एमसीक्यू। सो टू इज ए ओके। थ्री, थ्री वाला एमसीक्यू आपको वर्कशॉप में भी कराया गया है, आपको टॉपिकल में भी कराया गया है। द डायग्राम शोज द चॉइस फॉर एन इंडिविजुअल बिटवीन लेजर एंड अर्निंग। लेजर का मतलब होता है आराम। ये दिया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स लेजर पर डे, राइट हैंड साइड पे। नीचे वाली एक्सिस पर अर्निंग्स, अर्निंग्स इन डॉलर दी हुई है। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द इंडिविजुअल ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग्स व्हेन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई? ओके, तो चेक करते हैं। अगर ये पहले एक्स पर था तो ये $30 अर्न करता था और 9 आवर्स आराम करता था। अब अगर ये एक्स से वाई पे चला गया है तो आप देख सकते हैं कि ये $40 अर्न कर रहा है और 6 आवर्स आराम कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्स्ट्रा $10 अर्न करने के चक्कर में, एक्स्ट्रा $10 अर्न करने के चक्कर में इसने कितने घंटे का आराम फॉरगो करा? इसने 3 आवर्स का आराम फॉरगो करा। ऐसा ही है भाई, एक्स्ट्रा 10 रुपए कमाने के, एक्स्ट्रा 10 रुपए, एक्स्ट्रा $10 कमाने के चक्कर में इसने 3 घंटे अपने आराम को फॉरगो करा। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 3 आवर्स ऑफ लेजर पर डे। ठीक है, ओके, सही है। थ्री का सी हो गया। फोर्थ, the world price of coca has been falling while the price of products made from coca have been rising. वर्ल्ड प्राइस कोका की गिर रही है, और लेकिन जो कोका से प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उनकी प्राइस बढ़ रही है। विच कॉम्बिनेशन माइट एक्सप्लेन दिस? मार्केट फॉर कोका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कोका। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, कोका की प्राइस जो है वो, कोका की प्राइस, कोका की प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम क्यों होगी? सरप्लस होगा, ये बात मानते हो? सरप्लस होगा, ये बात मानते हो भाई? सरप्लस होगा। एक्सेस डिमांड का तो मतलब शॉर्टेज है, शॉर्टेज से प्राइस बढ़ती है। तो ए और सी ऑप्शन तो कट गया। अब आओ इधर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कोका। जो प्रोडक्ट कोका से प्रोड्यूस हो रहे थे ना, उनकी प्राइस, उनकी प्राइस बढ़ रही थी। तो इस प्राइस के बढ़ने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो डिमांड का बढ़ना या तो सप्लाई का कम होना। ऐसा ही है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर एडवर्टाइजमेंट डिक्रीज होती है तो इससे डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ए हो सकता है? नहीं हो सकता। ए तो वैसे ही गलत था।
बी भी नहीं हो सकता, बी में भी डिक्रीज हो रहा है, बी भी गलत हो गया, आंसर बचता है डी। सर जब एडवर्टाइजमेंट होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी उन प्रोडक्ट्स की जो कि कोका से बन रहे थे। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूं? तो आंसर क्या बनता है? फोर का आंसर डी बनता है। सही है। इस इन दिस होल पेपर सिर्फ जो एमसीक्यू नंबर 5 है ना वो मुश्किल है, और इसी के लिए आप ये क्लास ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने देख लिया 1 2 3 4, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, आप याद रखना, एक एमसीक्यू से एक मार्क से आपका ग्रेड ए स्टार भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये फिफ्थ वाला ऐसा एमसीक्यू है जिसमें आपको मेरी हेल्प लाजमी लगेगी। मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगा कि आप इसको ट्राई कर लें, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ। द टेबल शोज अमाउंट डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ टोमेटोज एट डिफरेंट प्राइस, ठीक है? द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट प्राइस 40। इसने बोला है इक्विलिब्रियम 40 की प्राइस पे। तो इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल है भाई, क्वांटिटी डिमांड भी 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 है। दी फॉलोइंग ईयर मतलब अगले साल, मोर एफिशिएंट हार्वेस्टिंग मीन्स दैट दिस सप्लाई इंक्रीजेस बाय 50% एट ईच प्राइस। व्हाट विल हैपन टू दी सप्लायर्स टोटल रेवेन्यू? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप इसको निकाल के दो, टोटल रेवेन्यू को क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? तो भाई टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब आप मुझे ट्राई करके दो। ऑल ऑफ यू कीप अटेम्प्टिंग। आप लोग एक छोटी सी गलती कर रहे हो, और हम लोग है ना सीखने के लिए आए हैं, ठीक है ना? तो यू माइट बी डूइंग अ मिस्टेक, लेकिन आई एम गोना करेक्ट यू, डोंट वरी। ओके, नाउ लिसन बेटा। इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होता है, ये बात तो सब मानते हो। और ये 40 की प्राइस पे हो रहा है, ठीक है? इसने बोला है कि सप्लाई बढ़ रही है 50% एट ईच प्राइस। कितनी परसेंट? 50%। तो जरा इधर आओ, इधर करके देखते हैं। सप्लाई बढ़ी है 50% एट ईच प्राइस ना, तो टू का 50% कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है नई सप्लाई हो गई 3। बेटा क्वांटिटी डिमांड है 20, क्वांटिटी सप्लाइड है 3, तो 10 की प्राइस तो काट दो। सही है। अब देखते हैं, आ जाओ। 60, नेक्स्ट 20 की प्राइस पे 5 है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड, और 50% से हर प्राइस पे बढ़ रही है ना। तो 5 का 50% कितना हो जाएगा? 2.5 ना। तो अब ये हो जाएगी, अब ये टोटल हो जाएगा 7.5। तो अब आप देखो, क्वांटिटी डिमांड है 16, क्वांटिटी सप्लाइड है 7.5, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा। अब अगर 8 की प्राइस है, 8 की क्वांटिटी सप्लाइड और 50% चेंज आ रहा है, तो 4 और 8 कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब आप देखो, क्वांटिटी डिमांड भी 12 है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 12 है। ऐसा ही है भाई, क्वांटिटी डिमांड भी 12 है, क्वांटिटी सप्लाइड भी 12 है। सही कह रहा हूँ भाई? ऐसा ही हो रहा है। अब वैसे तो आपको चेक करना ही नहीं चाहिए 50 वाला, लेकिन मैं आपको फिर भी चेक कर देता हूँ। सही है, आपको 50 वाला तो चेक भी नहीं करना चाहिए। 12 का 50% कितना होगा? 6 होगा। तो 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तो क्वांटिटी सप्लाइड 18 है, क्वांटिटी डिमांड 8 है। अगेन इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा। तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो भाई 40 की प्राइस पे 10 यूनिट्स सेल हो रहे थे, तो कितने का रेवेन्यू था? 400 का रेवेन्यू था। ये आपका ओल्ड रेवेन्यू था, ठीक है ना? अब 30 की प्राइस के ऊपर कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 20। ऐसा ही है भाई, तो रेवेन्यू कितना होगा? 360 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बच्चा कैलकुलेटर से चेक भी कर लो। तो कितने का फॉल आया है? कितने का फॉल आया भाई? $40 का फॉल आया है। ऐसा ही है भाई, $40 का फॉल आया, यही आ रहा है। कैलकुलेटर से एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई। तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बी होगा। सही है, इज इट क्लियर? ओके। एमसीक्यू नंबर 6, ठीक है। अ फॉल इन विच वेरिएबल वुड एलिमिनेट अ मार्केट शॉर्टेज? बेटा कौन से वेरिएबल में कमी आएगी तो शॉर्टेज हल होगी? मुझे बताओ, शॉर्टेज क्यों आती है? शॉर्टेज आती है प्राइस के कम होने से। ऐसा ही है, शॉर्टेज आती है प्राइस के कम होने से। तो और शॉर्टेज शॉर्टेज आती है प्राइस के कम होने से, सही है ना? शॉर्टेज आती है प्राइस के कम होने से। मुझे एक बात बताओ, शॉर्टेज प्राइस के कम होने से आती है, और शॉर्टेज तब होती है जब क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है
और क्वांटिटी सप्लाइड कम है। सही है। तो अब बोल रहा है कि इन अगर कौन सा वेरिएबल इन चारों में से कम होगा तो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट का मतलब खत्म हो जाएगी। तो यार अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए और क्वांटिटी सप्लाइड अभी भी ज्यादा है तो शॉर्टेज से क्या हो गया, सरप्लस हो गया भाई। आंसर ये बनता है। अगर प्राइस कम हो जाए, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, वैसे ही शॉर्टेज थी और मजीद शॉर्टेज हो जाएगी, तो बीबी नहीं हो सकता। अगर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाए, बेटा क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, करंट की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड और कम हो जाती है तो अभी भी शॉर्टेज है। सही है। बाकी नंबर ऑफ फर्म्स इज नॉट रेलिवेंट ऑप्शन, तो आंसर क्या बनता है, ए। ठीक है भाई, ए क्लियर है। 6, ओके 7 करके थे, 7 बहुत इजी है, रिपीटेड एमसीक्यू है। 7, when the price of meat increased from 5 to 6, जो डिक्रीज दिस परचेज ऑफ मीट फ्रॉम 40 टू 20, इसने बोला जब प्राइस बढ़ी 5 टू 6 पे तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई 40 से 20 पे। व्हाट वाज जोस पीईडी फॉर मीट। मुझे बताओ पीईडी का फॉर्मूला क्या है। पीईडी का फॉर्मूला क्या है बेटा, अब आप इतने इतने एमसीक्यू में इतने चीते हो जाने चाहिए हो कि एट दिस पॉइंट आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो। तो पीईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, अगेन ये ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी है, निकाल के दो भाई। बेटा अगर प्राइस का चेंज निकालना है तो प्राइस का चेंज कैसा आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, 6 - 5 अपॉन 5 × 100। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्राइस का चेंज 20% आ रहा है, कोई एक बच्चा चेक भी करता रहे मेरे साथ साथ। ठीक है, प्राइस का चेंज 20% आ रहा है। न्यू माइनस ओल्ड वापसी लगाएंगे क्वांटिटी का चेंज निकालने के लिए, तो न्यू क्वांटिटी 20 है, ओल्ड क्वांटिटी 40 है, डिवाइड बाय 40 × 100, तो -50% आ रहा है क्वांटिटी डिमांड का चेंज। तो 50 / 20 -2.5 आ रहा है। बेटा माइनस को क्या करना होता है, माइनस को क्या करना होता है, इग्नोर। माइनस को अगर मैं इग्नोर करता हूं तो मेरा आंसर है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, मेरी डिमांड कौन सी है, मेरी डिमांड इलास्टिक है। और मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बेटा, इलास्टिक में अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करें, इलास्टिक में अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो प्राइस को बढ़ाएं गिराएं, इलास्टिक में अगर रेवेन्यू को बढ़ाना है तो प्राइस को गिराएंगे। बेहतरीन, गुड हो गया, गुड सीन है। इन दी डायग्राम विच लाइन रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक में कौन सा कर्व होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में, सबको याद है, वर्टिकल, गुड। परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल कर्व होता है, ऐसा ही है भाई। जरा याद दिला दो, ये डी वाला कौन सी इलास्टिसिटी है, डी वाला कौन सी इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, सही है। सी वाला क्या है, सी वाला नॉर्मल सप्लाई कर्व है, सी वाला नॉर्मल सप्लाई कर्व है, और डी वाला तो उसने डिमांड कर्व बना दिया है, तो ए वाला तो उसने डिमांड कर्व बना दिया है। सी वाला नॉर्मल सप्लाई कर्व है, ए वाला डिमांड कर्व है, तो ए ऑप्शन तो है ही इररेलेवेंट, आंसर बी सी डी बचता है। आपको पता है परफेक्टली इन इलास्टिक में कर्व वर्टिकल होता है, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक में देयर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट, ओके। ओके, नाइन्थ, व्हाट इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट। यार एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है, ठीक है। सोशल बेनिफिट की इक्वेशन है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं और अगर मैं सोशल बेनिफिट में से प्राइवेट बेनिफिट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। तो सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट, ओके, ठीक है, सेट है। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। बेटा कमर्शियल बैंक हाई स्ट्रीट बैंक्स होती हैं और इनका काम होता है कस्टमर्स से डील करना। सही है, इनका काम होता है कस्टमर, एट का बी है, इनका काम होता है कस्टमर से डील करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। सही है, चेक करते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यस। मनी सप्लाई किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल बैंक। नोट्स कॉइन्स इशू करना किसका काम है, सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट को पैसे देना किसका काम है, कमर्शियल बैंक का होता है। कमर्शियल बैंक तो कस्टमर को देती है, तो आंसर ये बनता है। बाकी तीनों फंक्शन सेंट्रल बैंक के, ठीक है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस आर हाउस होल्ड मोस्ट लाइकली टू सेव। हाउस होल्ड सेव कब करेगा, जब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा। ऐसा ही है, तो आंसर 11 का क्या बनता है, इन्फ्लेशन रेट कम होगा या ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा कम होगा, हाउस होल्ड सेव कब करेगा।
हाउस होल्ड सेव कब करेगा, सोच के जवाब देना। चेक करते हैं एक एक करके, रुको। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट में कोई बच्चा बोल रहा है हाई, कोई बच्चा बोल रहा है लो। तो जब भी ऐसा ऐसा आपको लगे ना कि यार मुझे डाउट हो रहा है, तो आप बाकी दो को पहले चेक कर लो। आओ अब इंटरेस्ट रेट से चेक करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, हाई लो, हाई हाई हाई, ऐसा ही है भाई। इंटरेस्ट रेट हाई होना चाहिए ना। तो डी वाला गलत हो गया। इन्फ्लेशन डी वाला गलत हो गया। सही है, डी वाला गलत हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा लो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होना चाहिए। तो ये ए वाला भी गलत हो गया। अब आंसर बचता है बी और सी। अब आप सोच के बताओ, जब महंगाई का रेट ज्यादा होगा तो बंदा तो सेव ही नहीं कर सकता। बंदा तो सेव ही नहीं कर सकता। महंगाई का रेट ज्यादा है ना, तो बंदा तो सेव ही नहीं कर सकता। जब महंगाई का रेट कम होगा तो बंदा सेव कर सकता है, तो आंसर सी होगा। सही है। ओके है गाइस। ओके। अ कंट्री विशेस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ नर्सेस, कंट्री को नर्सेस की सप्लाई बढ़ानी है। व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अचीविंग दिस। एक कंट्री को नर्सेस की सप्लाई बढ़ानी है। सप्लाई बढ़ानी है। एक्सटेंडिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ नर्सेस, नहीं इससे नहीं हो सकता। इससे नहीं हो सकता बेटा। आप नर्सेस को ट्रेनिंग जो उनको दे रहे हो ना, जो ओरिजिनल इनको ट्रेनिंग मिल रही है, उसके पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हो, उसके ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हो, इससे नहीं हो सकता। सही है। इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन ऑफ नर्सेस, बेटा अगर नर्सेस की वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तो हर बंदा फिर नर्स बनना चाहेगा ना। नेशनल मिनिमम वेज, बेटा वेज वेज रेट अगर बढ़ती है, वेज रेट बढ़ेगी तो इससे क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम होगी और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। देखो वेज का लेना देना क्वांटिटी सप्लाइड से, और ये ओवरऑल सप्लाई की बात करें तो इसलिए सी भी नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग ग्रांट्स फॉर नर्सेस, तो इससे नर्सेस की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सप्लाई फॉर नर्स कम हो जाएगी, अगर नर्सेस के लिए ग्रांट्स कम कर देंगे, तो आंसर बी बनता है। 13, employers based in large cities often pay high employees special allowances above standard pay rate. What is most likely reason? एम्प्लॉयर्स जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस देते हैं। अलाउंसेस का मतलब है गाड़ी का अलाउंस, पेट्रोल का अलाउंस, ये सब चीजें देते हैं ना अपने वर्कर्स को, क्योंकि वो शशके वाला बंदा होगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस। सही, फ्रिंज बेनिफिट्स देने बेसिकली, पेट्रोल अलाउंस, कार अलाउंस, मेडिकल, ये सब चीजें। जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन प्रोसेक्स prospects tends to be restricted। बेटा अब आप एक बात सुन लेना, जब आपकी पे नहीं बढ़ाई जाती ना, जब आपकी पे नहीं बढ़ाई जाती ना, तो फिर आपको अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब जैसे मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं एक स्कूल में, मैं वैसे तो 5-6 जगहों पे टोटल में पढ़ाता हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहां मैं आज से 4 साल पहले लगा था। ये मेरा कमिंग ईयर वहां पे 5th ईयर होगा या 4th ईयर होगा आई गेस। मैं वहां पे 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरी पे में कोई इंक्रीज नहीं होता वहां पर। मतलब 2,000-3,000 रुपये पढ़ाते हैं। वो उनका रूल है, 7% या 9% इंक्रीमेंट ना, तो वो कुछ भी नहीं बनता। सही है। और लेकिन वहां पर मुझे एक फायदा मिलता है। उस स्कूल में फायदा ये है कि मेरे पास महीने में 2 लेट अलाउ होती है मुझे, और मुझे महीने में 2 ऑफ दी जाती है। सही है, 2 कैजुअल और 2 मेडिकल। उसके अलावा मेरे पास ईयरली 20 कैजुअल्स और 20 मेडिकल अलग है। मतलब मेरे पास 40 छुट्टी तो ऐसे ही है। तो वो मेरी पे नहीं बढ़ाते, लेकिन वो मुझे अलाउंसेस देते हैं। अब जैसे नेक्स्ट ईयर मैंने एक और स्कूल ज्वाइन करी है, एक स्कूल और एक कॉलेज ज्वाइन करा है नेक्स्ट ईयर ना। तो अब मैं उस स्कूल के पास गया, मैंने बोला भाई कि मुझे पता है वो पे नहीं बढ़ाएंगे। मैंने उनको बोला आई डोंट नीड अ पे राइज, ना मुझे आपके अलाउंसेस की जरूरत है। आप मेरा टाइम कट डाउन करो, मैं आपके पास पीरियड्स लिमिटेड लूंगा आपसे, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे जाना है। तो वो है बहुत बड़ा स्कूल, बहुत पुराना नाम है उसका। लेकिन बात ये है कि जब आपको एक स्टैंडर्ड पे रेट मिल रहा होता है ना, तो फिर वो आपको अलाउंसेस देती है। सही है ना। देखो भाई, एवरीथिंग इज नॉट मनी। कुछ जगहों पे आपको दूसरे फायदे भी मिलते हैं। जैसे अगर उस स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपये पे करने। कितने पे करने, 1,000 रुपये। मुफ्त है ना यार, फ्री है ना। अब बताओ, आ जाओ। जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स टेंड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यस यही आंसर है। तभी फ्रिंज बेनिफिट दिए जा रहे हैं उसको। आई गेस ये हो सकता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। लिविंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट टेंड्स टू बी हाई, यार अगर लिविंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें हाई है तभी तो उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं ना। जैसे पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है, और शहर से दूर है, वहां शहर में रहने के खर्चे भी बहुत है। देयर आर फ्यूअर ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल।
नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, नहीं इससे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसको वेज ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है तो वो वेज ज्यादा डिमांड करेगा। ट्रेड यूनियंस नेगोशिएट नेशन वाइड वेज लेवल्स। बेटा ट्रेड यूनियन वेज बढ़ाने की बात कर रही है, सवाल कह रहा है कि उसको अलाउंसेस क्यों दिए जा रहे हैं, तो सीडी तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है और प्रमोशन का कोई चांस नहीं, तो बंदा छोड़ देगा ना जॉब। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है उसको यही नहीं पता कि उसकी जॉब सिक्योर है नहीं है, मतलब कभी भी उसको उड़ा सकते हैं। तो फिर वो काम ही नहीं करेगा ना। तो अलाउंसेस देने के जो मोस्ट वैलिड रीजन है वो यही है कि लिविंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये सब ज्यादा होगी तभी उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं। बेटा अभी मैंने बताया कि अगर प्रमोशन के चांसेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और जॉब की सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, सही है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि एक जगह पर आप फिक्स हुए हुए हो, तो वहां पर उस जगह पर आप इंसान कभी भी काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। और सवाल ये पूछ रहा है दोस्त, सवाल जॉब सिक्योरिटी का नहीं है, सवाल ये पूछ रहा है कि एक बंदे को अलाउंसेस क्यों दिए जा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्त। 14। वर्कर्स वर्कर्स इन अ कंट्री हैव कंसर्न अबाउट देयर वेजेस नॉट कीपिंग विद प्लेस विद इन्फ्लेशन। यार जो वर्कर की वेज है ना वो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं रखी जा रही। हाउ कैन ट्रेड यूनियन असिस्ट वर्कर्स इन गेटिंग अ पे राइज। बेटा जैसे ही बच्चे ने ये चीज पढ़ी ना उसके दिमाग में आना चाहिए वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता था कि जब महंगाई होती थी मुल्क में तो ट्रेड यूनियन अपने वर्कर के बिहाफ पे जाके एम्प्लॉयर से बात करता था, उसको कहता था कि मेरे वर्कर की वेजेस बढ़ाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। तो मुझे बताओ जरा आप, इसका क्या लगता है आपको, उसका क्या आंसर होगा। ट्रेड यूनियन कैसे अपने वर्कर की वेज रेट को असिस्ट करेगा। एडवाइज दी वर्कर टू इंडिविजुअली गो फॉर अ पे राइज। बेटा अगर वो इंडिविजुअली जाएगा तो बोलेगा नहीं बढ़ा रहा। नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स। यस, ट्रेड यूनियन एक इदारा होता है जो वर्कर के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए वो उनके बिहाफ पे नेगोशिएट करेगा। ऑफर टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली या पे राइज, नहीं। रिक्वेस्ट इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। बेटा वो पे बढ़ाने की बात कर रहा है, वर्किंग कंडीशन वाली बात तो गलत है, ठीक है, तो आंसर बी बनता है। 15। अभी करवाया 15। हाउ इज टोटल रेवेन्यू कैलकुलेटेड। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, ओके। टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या होगा टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला, टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ओके। 15 का सी बनता है। सही है भाई। 16 पे चलो। देर इज अ नंबर ऑफ कैफेज सेलिंग स्नैक्स एंड ड्रिंक इन अ सिटी सेंटर। एक सिटी सेंटर है, उसके अंदर बहुत सारे कैफे, वो स्नैक्स और ड्रिंक बेचता है। सेवरल ऑफ दीज कैफेज क्लोज ड्यू टू देयर ओनर्स रिटायरिंग। व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑन द प्राइस एंड प्रॉफिट्स ऑफ द रिमेनिंग कैफे। यार एक सिटी सेंटर है, वहां पर कैफे है और बहुत सारे कैफे क्लोज हो गए हैं क्योंकि उनके ओनर रिटायर हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपटीशन कम हो रहा है। कंपटीशन कम होगा तो प्राइस भी बढ़ेगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट शेयर अब है ना बढ़ता जा रहा है दूसरी फर्म्स का, क्योंकि बहुत सारे कैफे बंद हो रहे हैं। तो प्राइस जो है वो आपकी इंक्रीज होगी और प्रॉफिट भी जो है वो आपका इंक्रीज होगा। तो 16 का आंसर डी बनता है, ठीक है। ओके भाई, पढ़ने तो दो, आप पहले ही आगे चले आते हो, सबर रखो यार। व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट के 5 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड बीओपी स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस ये माइक्रो है, ये कोई एम नहीं होता वैसे गवर्नमेंट का। हाई वेज ये भी कोई एम नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी, लो इन्फ्लेशन, यस दैट्स अ एम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक एम, नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक एम, ओके। 18। The table shows earnings and total income tax paid by इनकम टैक्स पेड पर ईयर। बेटा अगर आप 5,000 कमा रहे थे तो आप 1,000 रुपए दे रहे थे, आप 8,000 कमा रहे तो 2,000 दे रहे, 9,000 कमा रहे तो 3,000 दे रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स टैक्स भी बढ़ रहा है। तो आपको बताया था मैंने कि इनकम के बढ़ने के साथ अगर टैक्स रेट बढ़ता है उस टैक्स रेट को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। बेहतरीन हो गया, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो 19 का बी बनता है, सही है। ए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या कहते हैं, इनकम बढ़ेगा कम हो टैक्स रेट सेम रहेगा। रिग्रेसिव टैक्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। 19 व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स है, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट ना। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये फिस्कल पॉलिसी है। एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स ये सप्लाई साइड है, लेकिन सप्लाई साइड का टारगेट होता है एएस को बढ़ाना, तो ये भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन रूल रेगुलेशन एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यस। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स है, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट।
अच्छा जी, 20 वाला आप लोग बताएंगे, 20 वाला आप लोग बताएंगे, 20 वाला आप लोग बताएंगे। 20 वाले के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 20 वाले के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर किसी को याद है तो मैंने आपको बताया था। सी है, आंसर सी है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था जीडीपी पर हेड निकालने का फॉर्मूला मैंने कोई पास पेपर में आप लोगों को ही लिखवाया था, जितना मुझे याद है। ऐसा ही है भाई। व्हाट इज जीडीपी पर हेड डिवाइडेड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जीडीपी पर हेड? यार ये आप लोगों को कराया था ना, मैंने बताया था ना जीडीपी पर हेड निकालने का। तो जीडीपी पर हेड निकालने का फॉर्मूला आज फिर बता रहा हूँ। जीडीपी पर हेड का फॉर्मूला है टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। कैसे निकलेगा? टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये किसका फॉर्मूला है? ये जीडीपी पर हेड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, आंसर इज सी फॉर कैट। ओके, ये कोई पास पेपर में मैंने बताया भी था आपको। सही है। ओके। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर इकोनॉमी? बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? कंट्री का आउटपुट और जीडीपी का बढ़ना। तो इंडिविजुअल के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का? इंडिविजुअल के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, बताओ। एन इंक्रीज इन एब्सोल्यूट poverty, एन इंक्रीज इन एवरेज इनकम, इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? बेटा कॉन्सिक्वेंस का मतलब नेगेटिव नहीं होता, कॉन्सिक्वेंस कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं होगी, गुड्स की वैरायटी भी नहीं बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी, इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इकोनॉमी पे चेक करते हैं, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। यस, जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन आ सकती है, ठीक है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, यस। अच्छा, तो अगर यहां से इस वाली तरफ से देखें तो ए वाला ऑप्शन सही बनता था, लेकिन इंडिविजुअल की साइड से गलत हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, नहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं क्योंकि हमारा माल बिक रहा है तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, तो सी गलत हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है, तो डी भी गलत है, आंसर बचता है बी, ठीक है। मैं आपको हर एमसीक्यू की लॉजिक दे रहा हूँ। व्हाट डज दी लेबर फोर्स सर्वे मेजर? बेटा लेबर फोर्स सर्वे आपको याद है, मैंने आपको है ना एक एमसीक्यू शायद मई जून 2024 के पास पेपर में आया था, मैंने आपको तीसरा वाला एमसीक्यू कराया था, इतना मुझे याद है। उसमें आएगा इस लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर ही आया था, अगर मुझे याद हो तो। लेबर फोर्स सर्वे क्या बताता है? लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, सही है, ये बताता है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन मिनिमम वेज, ये नहीं बताता। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, यस। ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, नो। 22 का सी है, ठीक है। 23, चले भाई 23 रिपीटेड एमसीक्यू है, आपको याद होगा, ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है 23, याद है। सेम एमसीक्यू करा है हमने, देखो एमसीक्यू रिपीट होना शुरू हो गए, 23 हमने सेम करा है। सही है। 23 याद है भाई, 23 का एमसी सेम सेम ऑप्शन है, रिपीट हुआ है, डायरेक्ट होना चाहिए। द टेबल शोज वेट्स एलोकेटेड टू 3 आइटम्स इन अ सीपीआई। ये फूड के ऊपर है, क्लोथिंग के ऊपर है और हाउसिंग के ऊपर है। तो आपको याद है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस टेबल? मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा वेट होता है उतनी ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होती है, जितनी ज्यादा एक गुड के ऊपर इनकम स्पेंड होगी उतना ज्यादा उसका वेट होगा। तो फूड का वेट बढ़ रहा है, सही है। क्लोथिंग का वेट कम हो रहा है, ठीक है। हाउसिंग का वेट सेम है, सही है। तो मतलब हाउसिंग के ऊपर उतना ही खर्चा हो रहा है, क्लोथिंग के ऊपर खर्चा गिर रहा है, फूड के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंड इनकम स्पेंट ऑन फूड हैज राइजन, ये रिपीटेड एमसीक्यू है, सही है, रिपीटेड एमसीक्यू है, दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यू। ये कोई और पेपर में भी हमने करा है, ठीक है। दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यू, ओके। चलिए 24, a government increases the rate of progressive income tax and its spending on household. A government increases the rate of progressive income tax and its spending on households. What is likely to happen to the distribution of income? भाई प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ा रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्स किसके ऊपर लगता है? अमीर के ऊपर। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट बढ़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मोर इवन हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? मोर इवन होगी। और हॉस्पिटल के ऊपर स्पेंडिंग इंक्रीज करा है तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे, तो आंसर डी होगा, ठीक है, आंसर डी होगा। बिकम्स मोर इवन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स मोर इवन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स भी राइज होंगे, 24 डी, ओके। चले 25 वाला कर दे, देखो ये आपको सीखने वाला एमसीक्यू। इस पूरे पेपर में 5 मोर इवन का मतलब है अमीर से पैसा लेके गरीब को देना शुरू हो गए, ठीक है। ओके दोस्त, अनइवन का मतलब है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, सही है। इक्वल तो नहीं हो सकता कभी भी, अमीर गरीब का गैप इक्वल नहीं हो सकता।
ठीक है। 25, द पॉपुलेशन फॉर पिरामिड्स फॉर कंट्री वन एंड कंट्री टू इन अ गिवन ईयर आर शोन। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस पॉपुलेशन पिरामिड्स? क्या डिड्यूस करा जा रहा है इस पॉपुलेशन पिरामिड से? यार अगर कंट्री वन का देखें, कंट्री वन और कंट्री टू का अपन देख लेना। तो कंट्री वन के अंदर बर्थ रेट कम है, कंट्री टू में बर्थ रेट ज्यादा है। ये बात मानते हो? सही है। कंट्री वन में बर्थ रेट कम है, कंट्री टू में बर्थ रेट ज्यादा है। सही है। और कंट्री वन के अंदर लोग लंबी जिंदगी गुजार रहे हैं, और कंट्री टू में लोग जल्दी जल्दी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। मतलब कंट्री वन में लोगों की लाइफ लंबी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, और कंट्री टू में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। कंट्री वन में बर्थ रेट कम है, कंट्री टू में बर्थ रेट ज्यादा है। व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस पॉपुल, कंट्री वन हैज अ ग्रेटर पॉपुलेशन साइज देन कंट्री टू। नहीं, गलत कह रहा है। कंट्री टू की ज्यादा है, कंट्री वन की कम है। कंट्री वन हैज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस। कंट्री टू हैज लोअर डेथ रेट देन कंट्री वन, नहीं। कंट्री टू स्पेंड्स मोर मनी ऑन चाइल्ड केयर देन कंट्री वन, नहीं। आंसर है 25 का बी। कंट्री टू के पास ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तभी लोग 95 99 की उम्र तक इधर जिंदा रह रहे हैं, और इधर लोग 84 75 के बाद टपकना शुरू हो रहे हैं। कंट्री टू स्पेंड्स मोर मनी ऑन चाइल्ड केयर देन कंट्री वन। बेटा अगर कंट्री टू चाइल्ड केयर के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही होती तो इसकी इसकी मुल्क में लोग लंबी जिंदगी गुजारने चाहिए ना। इधर इधर ज्यादा लंबी जिंदगी गुजारे, इधर कम गुजारे ना, तो इधर मतलब हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा। सही है। ओके। अबे तो बर्थ रेट का कहाँ लिखा है? ऑप्शन भी तो क्या बोल रहे हैं, ये भी तो देखो, स्पेंड्स मोर मनी ऑन चाइल्ड केयर। बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन मर रहे हैं भाई, उनके ऊपर खर्चा ही नहीं करा जा रहा। खर्चा ही नहीं करा जा रहा। बर्थ रेट का मतलब है आवाम बढ़ रही है, उनकी केयर थोड़ी बढ़ रही है उनको। ओके। अभी इस टॉपिक के अलावा किसी और पे सवाल पूछ लिया अगर इस पे सवाल मेरे को जवाब समझ नहीं आता, मैं कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दूं। 27, विच कंट्री वुड बी क्लासिफाइड एज द मोस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल? सही है। मैं खुद इस टॉपिक के ऊपर है ना, जवाब देने से थोड़ा सा डर लगता है मुझे। मैं बोलता हूँ यार उस्ताद कुछ बोल नहीं दूं मैं। अभी भी मैं कुछ बोलने वाला था, बोलते बोलते रुक गया। विच कंट्री वुड बी क्लासिफाइड एज द मोस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डेटा? बेटा जीडीपी और पॉपुलेशन। अबे हमाद सबर रखा कर भाई, तू आंसर बी है, बी है तू। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बोला भी है मोस्ट डेवलप क्या होगा? जिसका जीडीपी पर हेड ज्यादा होगा। जीडीपी पर हेड निकालें। बेहतरीन जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला, बेहतरीन अयान बेहतरीन। फॉर्मूला क्या था भाई? जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। निकालो भाई, जरा कैलकुलेटर उठाओ एक बच्चा। 600 डिवाइड बाई 3, 200 ये रिपीटेड है जितना मुझे याद है। 700 डिवाइड बाई 2, 12,000 डिवाइड बाई 40, करके दो भाई जल्दी जल्दी। और 15,000 डिवाइड बाई 100, ठीक है करके दो। सेकंड वाला 350 है। और फोर जीडी टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन है उमर। जीडीपी पर कैपिटा की भी फॉर्मूला यही है, जीडीपी पर हेड जीडीपी पर कैपिटा का भी यही है। 300, ठीक है। और क्या है? इसके बाद क्या है? 150, यही है भाई, 150 है इसके बाद। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 350। ऑप्शन बी है, ठीक है। जिस कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा, जिस कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा, जिस कंट्री का जीडीपी सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट डेवलप्ड है। तो जिसका सबसे कम जीडीपी पर हेड होगा, जीडीपी पर कैपिटा सबसे कम होगा, वो लीस्ट डेवलप्ड है। तो डी वाला लीस्ट डेवलप्ड है, बी वाला मोस्ट डेवलप्ड है, ठीक है। ये भी रिपीटेड है। व्हाट एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन? बेटा स्पेशलाइजेशन क्या एनकरेज करती है? फ्री ट्रेड। ठीक है, याद आया भाई, रिपीट होना शुरू हो गए। फ्री ट्रेड से स्पेशलाइजेशन होती है, कोटा से स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, डिस इकोनॉमी से एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे भी स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती, आपकी ज्यादा प्राइस होगी। एक्सचेंज रेट की शॉर्टेज होगी, इससे भी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, अ कंट्री वांट्स टू लिमिट द नंबर ऑफ इंपोर्टेड कार्स। फ्री ट्रेड, बेटा फ्री ट्रेड क्या होती है? ट्रेड ट्रेड कब करेगा? आपसे कोई मुल्क क्यों खरीदेगा दक्ष? आपसे कोई मुल्क क्यों खरीदेगा जब आप उस चीज में स्पेशलाइज हो गए? सिंपल है। अगर पाकिस्तान की कॉटन, राइस, टी बैग्स, फुटबॉल जो सब बिकती है, क्यों बिकती है? पाकिस्तान स्पेशलाइज है ना। तो अगर फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड का मतलब है कोई बैरियर नहीं है एंट्री एग्जिट का, तो तभी तो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। अगर बैरियर्स लगे होंगे तो स्पेशलाइजेशन हो के भी आप स्पेशलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। अ कंट्री वांट्स टू लिमिट
wants to limit the number of cars imported to a maximum of 1 लाख। क्या लगा रहा है भाई? क्या लगा रहा है ये? क्या लगा रहा है भाई? कोटा कोटा। कोटा लगा रहा है ना। एम्बार्गो क्या होता था? एम्बार्गो बैन होता था, गाड़ी के ऊपर बैन होना चाहिए था। टैरिफ होता है गाड़ी के ऊपर टैक्स, सब्सिडी से गाड़ी सस्ती होगी। ये कोटा लगा रहा है, ठीक है। 28B। चले 29। द डायग्राम शोज अ चेंज इन एक्सचेंज रेट फॉर इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, व्हाट वुड कॉज चेंज इन द एक्सचेंज रेट। बेटा ये इंडियन रुपी इन यूएस डॉलर है, ये क्वांटिटी ऑफ इंडियन रुपी है, इंडियन रुपीस का ग्राफ है। इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ रही है। इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ी है, क्यों बढ़ी होगी? इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ रही है, बताओ क्यों बढ़ी होगी? आओ एक एक करके चेक कर दें। इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं। अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। बेटा अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो इंडिया का जो एक्सपोर्टेड गुड है वो सस्ता होगा। एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया में पैसा आएगा, इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी, इससे डिमांड पे इफेक्ट आएगा। सही है। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स बाय पीपल इन इंडिया। बेटा अगर इम्पोर्ट करते हैं, अगर इंडिया इम्पोर्ट करता है तो इससे इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब हमें बाहर क्या करनी होगी? अब हमें बाहर पेमेंट्स करनी होगी। जो पेमेंट्स हमें करनी होगी वो हमें डॉलर में करनी होगी। उसके लिए क्या करूंगा? इंडियन रुपी को बेचूंगा तो इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर बी बनता है। सी डी छोड़ दो, पढ़ना भी नहीं, छोड़ दो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। बेटा अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी इससे। सही है। ग्रेटर परचेज ऑफ इट्स ओन करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। बेटा अगर अपनी अपनी करेंसी खुद खरीद रहे हैं तो इससे सप्लाई पे तो इफेक्ट नहीं आता, ठीक है ना। तो आंसर बी बनता है। सही है। लास्ट, लास्ट वाला बहुत इजी है। कंट्री एक्स रिकॉर्ड्स दीज सेलेक्टेड आइटम्स इन करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट्स 200 के हैं, इंपोर्ट्स 50 के हैं। कंट्री वाई सिटीजन वर्किंग इन कंट्री एक्स सेंड होम टू रिलेटिव 25 मिलियन। कंट्री एक्स सेंड कंट्री वाई 75 मिलियन ऑफ इट। कंट्री एक्स का करंट अकाउंट बैलेंस बताओ। ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा। बेटा एक्सपोर्ट्स प्लस होंगे, +200। इधर नीचे करता हूं मैं। करंट अकाउंट बैलेंस कैसे आएगा? +200 -50। ट्रेड इन, ट्रेड इन गुड्स नेगेटिव में, ट्रेड इन गुड्स पॉजिटिव हो गया। कंट्री वाई का सिटीजन कंट्री एक्स में काम कर रहा है और अपने घर वालों को पैसे बाहर भेज रहा है। सही है। कंट्री वाई का सिटीजन, तो -25 होगा, ठीक है। कंट्री एक्स ने -75 वाई को भेजे तो नेट ट्रांसफर भी नेगेटिव में, नेट इनकम भी नेगेटिव में है। -50 क्यों? बेटा इंपोर्ट हो रहा है ना, कंट्री एक्स इंपोर्ट कर रही है, आउटफ्लो। ओके, ओके जानू। बताओ क्या होगा, आंसर क्या आएगा भाई? -150 हो गया और +200, +50 आएगा, ठीक है। करंट अकाउंट इज इक्वल टू +50। ओके, ठीक है जी। तो 30 का ए हो गया। सही है। 30 का ए हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट चार चीजों को मिला के बने रोहन। ट्रेड इन गुड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम्स और नेट ट्रांसफर्स। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। सही है। ओके। नेट इनकम्स में तीन चीजें होती हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड। सही है। ओके।